गुड मॉर्निंग एट क्लास। हम हिंदी का पाठ 13 पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था कश्मीर से केरल और ये आपकी दूसरी वीडियो है, वीडियो नंबर 2 है। तो इसमें हम अपना आगे का जो हमारा लेसन है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से लेखक के मन में कश्मीर जाने की इच्छा आती है और वो सफल हो जाता है, यानी कि उसे कश्मीर जाने का मौका मिल जाता है। जब वो कश्मीर जा रहा होता है तो रास्ते में क्या क्या पढ़ता है, उसके बारे में वो क्या क्या देखता है, उस चीज़ का वो वर्णन करता है। आज अब यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषक जीवन बिताते हैं। जंगल में मंगल करते हैं, रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं, दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी। देहाती इन्हें शहर की मानते हैं। तो लेखक यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो रास्ते में जा रहा है उसने देखा, ये चीज़ उसने नोटिस की कि किस तरीके से वहाँ पर लोग जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि पहाड़ों में अपने जीवन को बिताना कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें बहुत सारी समस्याओं का रोज सामना करना पड़ता है। उसने देखा कि पहाड़ों के इलाकों में भी यहाँ पे कैसे लोग खेती करते हैं और किस किस तरह से वो अपने कार्य करते हैं। कस्बों का मतलब होता है बीच बीच में छोटे कस्बे भी, रास्ते में बड़े कस्बे वो होते हैं जो ना तो प्रॉपरली गांव होते हैं और ना ही पूरी तरीके से शहर होते हैं। यानी कि गांव और शहर का जो मिक्सचर हम कह सकते हैं, गांव और शहर का जो थोड़ा वो गांव भी होता है और थोड़ा वो शहर भी होता है। तो वो जो क्षेत्र होता है वो कस्बा कहलाता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से गांव नहीं होता, ना ही पूरी तरीके से शहर होता है, लेकिन इन दोनों का मिला जुला रूप कस्बा कहलाता है। और इसने जब लेखक जा रहा था तो उसने काफ़ी सारी दुकानें की कतारें देखी, जो एक ही कतार में दुकानें लगी हुई हैं, छोटी बड़ी पाठशालाएँ देखी, सिनेमा घर और होटल भी देखे। तो देहाती इन्हीं शहर को मानते हैं। तो इस तरह के जो शहर है वो देहाती इलाके में भी आ जाते हैं। चढ़ाई और उतराई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते और जहाँ तहाँ थोड़ा सा विश्राम नाश्ता करते हुए शाम को 4:30 बजे बनिहाल गेस्ट हाउस के सामने पहुँचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसा पता लगता कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। लेखक चलते चलते, यानी कि उन्हें पहाड़ी वाले रास्ते से वो सफ़र कर रहा है तो कभी ऊंचाई पर जाना पड़ रहा है, कभी नीचे वो सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो बारी बारी से इन सब चीज़ों का अनुभव करते हुए वो बनिहाल गेस्ट हाउस पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने नाश्ता किया और फिर वो सोचने लगे कि मतलब हमें सफ़र में पता ही नहीं चला कि हमारे आसपास में आखिरकार उसका वातावरण कैसा है, स्थानीय भूगोल का वातावरण कैसा है। हम इतने थक चुके थे, वो इतना थक गए थे। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा, यानी कि इस समय जब ये गेस्ट हाउस में रुके तो इन्होंने यहाँ पे जलपान नाश्ता वगैरह जो किया उसमें ज़्यादा समय लगा। तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा। बगल की दुकान पर मंगोल की बनी बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ। छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें सारे देश को कैसे एकतामय कर देती हैं। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता। तो लेखक ये देखता है, जब उनका नाश्ता वगैरह हो जाता है, अपना टहलते हुए बाहर झाँक कर देखते हैं तो देखता है कि एक दुकान पर मंगोल की बनी बीड़ियाँ का बंडल मिल रहा है, यानी कि मंगोल में जो बीड़ियों को बनाया जाता है वो उन्हें वहाँ देखने को मिली। तो इस तरीके से लेखक सोचता है कि अगर शायद मैं इस जगह पे केरल में जो साबुनें बनाई जाती हैं वो साबुन भी यहाँ ढूंढता तो मुझे मिल जाता। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो देश है वो एकता में है, यानी कि हमारे देश की बनी हुई चीज़ें, अगर कोई चीज़ एक राज्य में बन रही है तो वो बाकी के राज्यों में किस तरह फैल जाती है, आप उसको बाकी राज्यों में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा देश एकजुट मतलब एकता में से बना हुआ है। आपको एक राज्य की चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा, बल्कि वो प्रोडक्ट आपको दिल्ली, मुंबई, यहाँ सब इन जगह पर भी वो मिलेगा, ठीक है।
जैसे कि आपने देखा होगा असम में चाय मिलती है। असम जो चाय की खेती है वो ज़्यादातर असम में ही की जाती है। असम की चाय भारत के हर राज्य में मिलती है, ऐसा नहीं है केवल सिर्फ असम की चाय असम में ही मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश पूरा छोटी छोटी चीज़ों से एकतामय हो जाता है। ठीक है, बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी, यानी कि वो गेस्ट हाउस से अब वापस बस में आए और बस से अब बस काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी, तो वो जवाहर सुरंग जो थी उसकी ओर बढ़ने लगी। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते, यानी कि इस पथ को जब बस से जवाहर सुरंग का सफ़र तय करते हैं तो एक्साइटमेंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने भी देखा होगा जब आप सफ़र करते हैं तो कोई इस तरह की गुफा आने वाली होती है तो पहले से ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। तो इस रास्ते से सफ़र करते वक्त वो लेखक जो था पुलकित हुए बिना नहीं रह पाया। पुलकित हुए मतलब कि उत्साहित या एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सकता था। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्यशक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग और प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ये लेखक यहाँ कहना चाहता है कि जब वो जवाहर सुरंग से सफ़र कर रहे थे, जवाहर सुरंग की से जा रहे थे, तो उसको इंजीनियर की अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। वो सोचने लगा कि इंजीनियर्स ने कितना अनोखा काम किया है कि इतने मुश्किल पहाड़ जो कि जिनमें चलना कोई आम बात नहीं है, उन्होंने इन पहाड़ों को काट कर भी गुफाएं बनाई, इस तरह का रास्ता बनाया जिससे लोग इस रास्ते पर चल सके। तो इस तरीके से वो इंजीनियरों की यहाँ पर प्रशंसा कर रहा है और बता रहा है कि उसके आसपास का वर्णन कैसा है। ठंडी हवाएं बह रही हैं, बस जो है वो बार बार सीटी बजा रही है, यानी कि वो अपना जो बस हॉर्न बजाती है तो वो उसी को सीटी बोल रहा है। तो उसको लेखक को ये जो दृश्य है बहुत ज़्यादा रोमांचकारी लग रहा है और वो उस रोमांचकारी दृश्य का अनुभव कर रहा है। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता नहीं चला कि जवाहर सुरंग का पार कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी और नए समतल स्थान कांजीगुंड में पहुंची। अब बस कांजीगुंड में पहुंच गई थी। कांजीगुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी। इसका मतलब यह है कि कांजीगुंड से जो श्रीनगर के बीच की रोड्स पड़े, जो सड़क पड़ी, वो रास्ता काफ़ी आसान था, इतना उन लोगों को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा, इसीलिए बड़ी तेजी रही, यानी इसीलिए वो बहुत आराम से और जल्दी वहाँ पे श्रीनगर पहुँच गए। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुँच गए। तो वो कांजीगुंड से श्रीनगर 2 घंटे में ही पहुँच गए थे क्योंकि रास्ता बहुत सरल था। कश्मीर की राजधानी जाति मर्य नगर श्रीनगर का राजकण को प्रणाम कर मैंने अपने को धन्य माना। तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि जब कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वो पहुँचा, श्रीनगर यानी कि जो कि पूरी प्रकाश से भरी हुई थी, जारतिम्य का मतलब होता है पूरा प्रकाश से भरा हुआ, तो प्रकाश से भरी हुई थी, वहाँ बहुत रोशनी थी। वहाँ जाते ही सबसे पहले उसने श्रीनगर की भूमि को प्रणाम किया और अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझा क्योंकि उनकी जो वर्षों की अभिलाषा थी वो पूरी हो गई थी। जब आपकी कोई इच्छा होती है जो आप बहुत लंबे समय से मांग रहे हो और वो एकदम से पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो वैसे ही अनुभव लेखक को हो रहा था। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। यानी कि बर्फ और केसर का नगर इसलिए कहा गया है, आपको पता होगा कि जो हमारा जो केसर है वो श्रीनगर या कश्मीर से ही आता है, वहीं बनता है, तो इसीलिए उन्होंने बर्फ़ और केसर का नगर कहा है। और बर्फीला एरिया वो है या काफ़ी ठंडा एरिया होता है, इसीलिए वो इन्हें इस क्षेत्र को बर्फ़ और केसर के नगर नाम दे रहे हैं। बर्फ़ और केसर के नगर में कदम रखने पर उनकी पहली मानसिक प्रतिक्रिया ये थी कि उनके मुँह से सबसे पहले भगवान के लिए धन्यवाद निकला। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि उन्हें ये अवसर मिल पाया कि वो यहाँ पे कश्मीर की यात्रा कर पाए।
साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम, जगह जगह उसे पार कराने वाले अनेक पुल जिन्हें कदम कहते हैं दिखाई दिए। अब लेखक वहाँ का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इतने सुंदर सुंदर जहाँ पे लोग घूमने आते हैं उन क्षेत्रों पर वो सड़कें बिल्कुल साफ थी। वहाँ का दृश्य उन्हें बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रहा था, बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। और उसके बीच जो झेलम नदी है वो बह रही थी, उस पे जगह जगह पुल बने हुए थे, उन पुल को कदम कहते हैं। वो जो पुल बने हुए थे तो वो पूरा का पूरा दृश्य लेखक को बहुत मनमोहक लग रहा था। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी जरूरत प्रमाणित हो गई। कागड़ी के आवश्यकता की विदित हुई। क्या हुआ कि पहले लेखक शायद जो वहाँ की पोशाकें हैं उस क्षेत्र की, जो ये कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, ये सब लेखक को लगता था कि ये लोग मे बी फैशन के लिए पहनते हैं या फिर इनका कोई ऐसी खुद की इच्छा होती होगी जो पहनने की। ये सब लेखक को बहुत अनावश्यक लगता था, यानी कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है पहनने की। लेकिन बाद में जब वो उस जगह उतरे, वहाँ पे जब उन्होंने वो ठंड फील की, उस ठंड को महसूस किया, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये अनावश्यक नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि ये जो लंबा कश्मीरी चोगा है, ऊनी कपड़े हैं, ये यहाँ की ज़रूरतों के लिए पहने जाते हैं, कोई शौक से नहीं पहनता इन्हें, तो इनकी ज़रूरत है इसीलिए लोग इन्हें पहनते हैं। मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी ज़रूरत प्रमाणित हो गई। तो लेखक को समझ में आया कि इन्हें पहनना वहाँ ज़रूरी है ताकि लोग ठंड से बच सके। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। जब लेखक ने वहाँ पर लोगों से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि काफ़ी मतलब एक ही भाषा उस क्षेत्र में नहीं बोली जाती, बल्कि काफ़ी सारी बोलियों को लोग वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन जो श्रीनगर की मुख्य भाषा है, ज़्यादातर लोग कश्मीरी और उर्दू बोलते हैं। जैसे कि आप भारत में रहते हो, अगर दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आप सुनोगे लोगों के मुंह से तो हिंदी बोलते हुए वो आपको दिखाई देंगे। वैसे तो यहाँ पर आप अगर कोई पंजाबी है तो पंजाबी बोलेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग लोगों के अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पे अपनी अपनी भाषाएं बोलेंगे, लेकिन मुख्य जो भाषा है वो हिंदी है और हिंदी बोली जाएगी। इसी तरीके से श्रीनगर में भी कई सारी बोलियां बोली जा रही थी, लेकिन जो मुख्य रूप से बोली गई भाषा थी वो थी कश्मीरी और उर्दू। अब इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा, ठीक है।